रामसर स्थलों के डॉकेट और बुकलेट का विमोचन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 9 वर्ष नव निर्माण के में पर्यावरण भी धीरे धीरे अपनी प्रगति की ओर है। और अब जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि यूपी कैंप के लोगों को कैसे बनाया जाए, इसकी डिज़ाइन करने के लिए 100 स्कूलों के 2000 से अधिक विद्यार्थियों की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसमें प्रोफेशनल्स और डिज़ाइनर्स ने भी भाग लिया, तब जाके ये लोगो तैयार हुआ। और इन बच्चों की जो ये प्रतियोगिता थी उसमें विजेताओं को अब पुरस्कार दिया जाएगा। मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद के साथ उन्हें ये पुरस्कार दें। माही राजा कक्षा 7 प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए की राशि। आगे जाएं बेटा। 50,000 रुपए की धनराशि का प्रथम पुरस्कार ललितपुर की ये हैं। द्वितीय पुरस्कार कन्नौज की कुमारी सुम्बुल फातिमा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार। और तृतीय पुरस्कार मिर्जापुर की कुमारी श्रद्धा 10,000 रुपए का पुरस्कार। सारी बालिकाएं हैं इसलिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार श्री अजय कुमार दुबे, ये दिव्यांग हैं, 25,000 रुपए का पुरस्कार। चित्रकला प्रतियोगिता जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित की गई उसमें प्रथम पुरस्कार दिव्यांग श्री अजय कुमार दुबे को। द्वितीय पुरस्कार सृष्टि शुक्ला 15,000 रुपए की धनराशि। और तृतीय पुरस्कार श्री सुधाकर को 10,000 रुपए की धनराशि। दिव्यांग हैं आप भी। प्रतिभा को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती, ये इन सब ने करके दिखाया है। जोरदार तालियां हो जाएं। और अब ग्राम प्रधानों को जिन्होंने आर्द्र भूमियों में अधिसूचना को हस्तगत किया, चित्रकूट के बाराबंकी के श्री राज किशोर वर्मा जी, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। श्रेष्ठ कार्य किया है। 100 प्रधानों को पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन आज मंच पर 6 लोगों को दिया जा रहा है। चित्रकूट की श्रीमती मंतू सिंह, स्क्रीन पर आप सब इनके बारे में देख रहे हैं। श्री मनशा राम अयोध्या से, बाराबंकी से श्री सुशील कुमार सिंह जी, जिनका प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी जिक्र किया था। जोरदार तालियां। फर्रुखाबाद के श्री हरेंद्र सिंह जी। मैं ग्राम खंडोली का प्रधान हूँ, जिला फर्रुखाबाद, तहसील अमरपुर, ब्लॉक राजेपुर। और चंदौली की श्रीमती अनीता देवी जी। मैं चाहूंगी जो 100 प्रधानों को सम्मानित किया जा रहा है उन सब के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देकर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करके विकसित उत्तर प्रदेश का समग्र रूप से निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सबको अभिसंचित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम और अभिवादन के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के वन, पर्यावरण, जंतुद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी,
प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती वी हैकाली जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CRP सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्रीमती अनुराधा बेमोरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन और पर्यावरण विभाग के सभी अधिकारीगण, विश्व बैंक के प्रतिनिधिगण और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस समारोह में और इस समारोह को सफल बनाने के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के आयोजनों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम सब इस बारे में परिचित हैं और इन चीजों को अभ्यास करते हैं कि जल है तो कल है, वन है तो जीवन है। यानी एक दूसरे के साथ कैसे जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी हमने सर्वाधिक उपेक्षा भी की है और उस उपेक्षा की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, जिसकी उम्र 40, 45 या 50 वर्ष की है, उसने अपने छोटे से जीवन के इस कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को किस रूप में हम चुका रहे हैं, उसने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा। हम लोग इस बात को देखते हैं कि इससे पहले, यानी आप देखेंगे आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था उसमें और आज में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है। और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। उन्हीं चेतावनियों से बचने के लिए हम उपाय कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या भारत की ऋषि परंपरा ने पर्यावरण के प्रति हम सबको आगाह न किया हो। आप वेदों की परंपरा में आप आएंगे,
हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब, एक सामान्य भारतीय भी इस बात को मानता है कि हम सबका एक संस्कार रहा है। हम सब अपने आप को इस धरती माता के पुत्र कहते रहे हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के रूप में हम सब ने सदैव इस बात को महत्व दिया। श्रीलंका में भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि हमारा काम हुआ, अब चल वापस अयोध्या चलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका सोने की बनी है, कुछ दिन यहां रहा जाए, अब तो काम हो ही गया है। भगवान राम ने उस समय बहुत अच्छी बात कही थी, और जो बात कही थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक हर एक नागरिक के लिए है, और कम से कम भारतीयों के लिए है जो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सदैव उन्हें अपने इष्ट के रूप में मानता है। उनके प्रति हर एक सुख में दुख में अपने हर उस पक्ष में जिस नाम का स्मरण करता है वह प्रभु राम का है। और प्रभु राम ने उस समय जो बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। आप सोचिए, यानी लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या कहते हैं कि भाई सोने की लंका भले ही, इस लंका भले ही सोने की क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी ये हमारे लिए रुचिकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब का संस्कार क्या है कि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। स्वर्ग की कामना जो की गई है ना, यह व्यक्ति मानता है जहां उसको भौतिक उपलब्धियां बहुत कुछ हासिल हो जाए। लेकिन याद करना, ये भौतिक उपलब्धियां आपके लिए क्षणिक तो हैं ही, लेकिन तभी तक इसकी उपलब्धि है जब तक आप स्वस्थ हैं और आरोग्यता के लक्ष्य को, निरोग होकर के आप आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम सबके सामने आज ये चुनौती है कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण के समक्ष इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अवलोकन करें, या फिर भारत की परंपरा में हर एक जीव जंतु के प्रति हमारे जो संपर्क और संवाद बनाए गए हैं, उनके साथ जो हम लोगों ने संबंध जोड़े हैं, ये भी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आप देखो ना, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनका आभूषण क्या है? सर्प है। गले में वे सर्प रखे हुए हैं। सवारी क्या है? नंदी है। उनके पुत्र कार्तिकेय को ले, उनकी सवारी क्या है? मोर है। दूसरे पुत्र गणपति को लें, उनकी सवारी क्या है? मूस है, चूहा है। और अगर आप जगत जननी मां भगवती को देखें, उनकी सवारी क्या है? शेर है, बाघ। अब आप सोचो, बाघ और बैल की क्या मित्रता हो सकती है क्या?
लेकिन दिखाया है इन सब की उपयोगिता है। याद करना, आप किसी जू में चले जाइए, आपने सब देखा, लेकिन अगर वहां टाइगर नहीं है तो व्यक्ति संतुष्ट होता ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे कुछ देखा ही ना हो। मैं अक्सर इस चीज को देखता हूं। आप सभ्यता के आदिकाल से लेकर के आगे की पूरे क्रम को देखेंगे, हर कालखंड में बैलों की पूजा की गई है, गाय को मान्यता दी गई है, क्योंकि कृषि प्रधान व्यवस्था की आधार वह है, और उसकी पूजा शिव के रूप में हमने की है। नंदी को हमने इस रूप में मान्यता दी है। चूहा है, अगर वह गणपति की सवारी है तो सर्प भी हमारे अन्नदाता किसान की मित्र के रूप में उसको मान्यता दी गई है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जीवन चक्र आपस में मिलकर के है। और ये आप देखेंगे ना, हम लोग तो आज प्रातःकाल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों को कोकरेल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पे कितनी अच्छी वनस्पतियां वहां मौजूद हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। लखनऊ सिटी के टेम्परेचर में और कोकरेल के टेम्परेचर में आप देखेंगे तो यह 3 से 4 डिग्री का अंतर ही आ जाता है, इसी में आ जाता है। जिस समय लखनऊ में टेम्परेचर 45 डिग्री होगा, उस समय कोकरेल में वह 40 के आसपास होगा या उससे भी कम होगा। कितना शानदार प्राकृतिक वातावरण है। इस प्रकृति की गोद में जो कुछ भी आगे बढ़ेगा वह आरोग्यता के लिए, उत्तम आरोग्यता के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और उसी भाव के साथ आज विश्व पर्यावरण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। और इस बार की जो थीम दी गई है इस सब कार्य के लिए, जिसके बारे में अभी हमारे वन और पर्यावरण मंत्री जी ने कहा है, इस बार की जो थीम है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यानी इसका मतलब ही है कि हम सब स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उपजाऊ भूमि और हरित वन, ये मानव सभ्यता की जीवन रेखा है। और यह तभी रहेगा जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। और इस दृष्टि से हम सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहां इस बात को हमेशा लोग मान्यता देते रहे हैं। आज तो आपके यहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना आ गई है। लोगों ने अपने अपने समरसेबल भी लगाए हुए हैं, पेयजल की व्यवस्था है। लेकिन पहले कुआं खोदना एक पवित्र कार्य माना जाता था, और मान्यता क्या थी कि 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समा पुत्रो, 10 पुत्र समो द्रुम, यानी 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। यानी वृक्ष का महत्व सबसे अधिक है। आज आप देख रहे होंगे कितने अच्छे कार्यक्रम में, कितने पावन कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हैं। एक पेड़ मां के नाम, इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया। प्रदेश में आर्द्र भूमि के रूप में 100 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए। देश में रामसर साइट के रूप में
100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट आज यहां पे हम लोगों ने लॉन्च किया है। यूपी कैंप स्कीम के अंतर्गत क्लीन एयर की जो हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ चलने वाले कार्यक्रम हैं, इसको भी आज हम लोगों ने MOU करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। यानी अनेक कार्यक्रमों को एक साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से अपील की है कि वृक्षारोपण महाअभियान के दौरान हम जननी और जन्मभूमि के प्रति पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए और इन चुनौतियों में हम भी प्रकृति के साथ खड़े हैं, इस दृष्टि से उन्होंने एक पेड़ मां के नाम इस बृहद अभियान को देशवासियों को 3 वर्ष पहले इसके लिए आह्वान किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष से अधिक समय पे जो वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मुझे याद है पहले वर्ष 2017 में मार्च में सरकार बनी, हम लोगों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करना था। बामुश्किल 5 लाख पेड़ हमें मिल पाए थे वन विभाग की नर्सरी में। आज वही वन विभाग अपनी नर्सरियों में 50 करोड़ नर्सरी तैयार करता है। आज हमारे पास लगभग 55 करोड़ यानी गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट नर्सरियों में भी इतने पेड़ लगाने के लिए नर्सरी मौजूद है। हम लोगों ने लगातार इस संख्या को बढ़ाया है। आज हम 5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्रदेश भर में लगा रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के साथ। और यह अभियान आगे बढ़ेगा। वन महोत्सव के अवसर पर जब थोड़ा बरसात हो जाएगी तो जुलाई मास में अगले महीने ही एक दिन में बड़ा अभियान चलेगा जिसमें 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, महाअभियान का कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम प्रदेश का हर नागरिक लगाएगा, हर व्यक्ति के नाम पर लगेगा जो अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएगा। और प्रकृति इस धरती माता के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसके माध्यम से करेगा। और इसीलिए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस अभियान को लगातार एक नई गति दी है और उसी गति को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब आपके सामने हैं। जो चैलेंज हमारे सामने है, जिसके बारे में यहां पर कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग है, वायु प्रदूषण है, बायोडायवर्सिटी का क्षरण है और जल संकट, ये अपने आप में एक चैलेंज है। इन सब के लिए इसके कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेज, तमाम ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं जो लंग्स को प्रभावित कर रहे हैं, सिंथेटिक केमिकल है और समय के साथ ही डिकम्पोज न होने के कारण ऐसी चीजें पर्यावरण में घुल रही हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायी हैं। परिणाम है कि वर्षा का चक्र ही बदल गया है। अनियमित वर्षा, सूखा, एक समय में देश के किसी कोने में सूखा होता है, दूसरे कोने में बाढ़ होती है। प्रदेश में ही एक और अतिवृष्टि है, एक और अनावृष्टि है। ये तमाम संकट हैं और इन सभी संकटों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो विजन देशवासियों को दिया है उसमें वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप उन्होंने कहा है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का संदेश भी पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। और इस अभियान के तहत हम लोग
यह एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा, हमने यहां पे तो वेटलैंड स्कीम के अंतर्गत यूपी ने अकेले यूपी में 100 ऐसी साइट चिन्हित की। मेरा मानना है यूपी जल संसाधन की दृष्टि से देश के समृद्धतम राज्यों में से एक है। ऐसी अनेक साइट हमारे पास मौजूद हैं, हमें उसको चिन्हित करना होगा, अवैध कब्जे से इसको मुक्त करना होगा। याद रखना, प्रकृति के लिए मनुष्य को ही जीवित नहीं रहना है, जीव सृष्टि को ही नहीं रहना है, जंतु सृष्टि को भी रखना है। और ये जैव विविधता, ये मानव सभ्यता के लिए, जीव सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण अभियान का एक हिस्सा हम सबको बनना है। और उसके लिए यह कार्यक्रम, आज अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम आज यहां पर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान का भी अभियान को शुभारंभ किया। यूपी कैंप से जुड़े हुए उस कार्यक्रम को भी यहां पर एमओयू को आगे बढ़ाने के साथ उसका लोगो, उसकी वेबसाइट, इन सबको भी यहां पे हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में 100 वेटलैंड, इसमें हम लोगों ने उसकी अधिसूचना की घोषणा की है और वेटलैंड पोर्टल को भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण, जो हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने यूपी अपने बोर्ड का मैस्कट का भी अनावरण किया है। और प्रदेश के अंदर रामसर स्थलों को लेकर के जो अभियान प्रारंभ किया था, याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले केवल एक रामसर साइट थी, आज हमारे पास 13 ऐसे साइट उपलब्ध हो चुकी है। और ये साइट जो देश के अंदर जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ शंखनाद किया था, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जयप्रकाश जी के पावन जन्मभूमि से जुड़ी हुई जनपद बलिया के अंदर सुरहा ताल, ये 13वां रामसर साइट के रूप में चिन्हित हुआ है। अनेक ऐसे स्थल हैं जो हम सबके सामने हैं, जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और ये सभी कार्यक्रम अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों गोरखपुर में एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे एक चिलवा ताल है, ऐसे पड़ा हुआ था। 2021 में प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर के बंद पड़े खाद कारखाने को प्रारंभ किया। फर्टिलाइजर का जो वहां का प्लांट था, उसमें नया प्लांट स्थापित करके उसको प्रारंभ किया। अब उस प्लांट को प्रारंभ करने के लिए जल की आपूर्ति कहां से होगी? लोग योजना बना रहे थे, मेरे साथ कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, तो मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा, सामने एक चिलवा ताल है, अगर आप देखेंगे एकदम सटा हुआ है, उस कारखाने से सटा हुआ है। मैंने कहा, अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे और इसका संरक्षण कर लेंगे तो आपको अच्छा वाटर यहां मिल सकता है। उन्होंने उस पूरे चिलवा ताल को संरक्षित करवाया। उसमें काश्तकारों की लैंड भी थी। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना प्रारंभ हो चुका है और पूरी वाटर की सप्लाई जो भी हो रही है उसी चिलवा ताल से हो रही है। और न केवल प्लांट के लिए बल्कि वहां पर जो टाउनशिप बसी हुई है, जो लोग वहां काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी, उसी कैंपस में एक सैनिक स्कूल है उनके लिए भी, वहां पे एसएसबी का भी एक मुख्यालय है जो भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के दायित्व को और पेट्रोलिंग के दायित्व को निर्वहन करती है, उनके लिए भी जल की आपूर्ति आज उसी ताल से हो रही है। और मैं गया था वहां पे,
कितना बड़ा ताल संरक्षित हो गया। शाम के समय इतना अद्भुत वातावरण था। टेम्परेचर गोरखपुर का उस दिन लगभग 45 डिग्री था, और जब 3 दिन पहले जब मैं उस शाम के समय 5 बजे के आसपास उस ताल के किनारे गया, ऐसे लगता था जैसे 35 डिग्री से कम का टेम्परेचर हो। बहुत शानदार वातावरण वहां पे था। हम भी संरक्षित कर सकते हैं ऐसे तालाबों के, और गोरखपुर ने तो रामगढ़ ताल को संरक्षित कर दिया। 1400 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है, 1400 एकड़ में। ये चिलवा ताल भी लगभग 400-500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विशुद्ध नेचुरल वाटर बॉडी है। लेकिन जब अवैध कब्जे हो जाते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा उन ग्राम प्रधानों को जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे लैंड को जो वहां पे वेटलैंड के रूप में या रामसर साइट के रूप में आगे बढ़ सकती हैं, उन्हें चिन्हित करके उन्हें नोटिफिकेशन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ वे जुड़े हैं। और वास्तव में ये हमारा दायित्व भी बनता है और ये हमारा उस कार्यक्रम का हिस्सा भी है। आज सुरवा ताल, ये हम लोगों ने इसको घोषित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मेरा मानना है कि ये चीजें आगे बढ़ेंगे। दूसरा, श्रावस्ती के अंदर जो हमें गुलेरा यानी केन नाला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में उसको अधिसूचित किया है। श्रावस्ती भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाई गई नगरी है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहीं व्यतीत किए थे। जैन परंपरा से जुड़ी हुई भी वो तीर्थस्थली है। इतनी महत्वपूर्ण स्थली पे उसकी उपेक्षा होती रही, लेकिन आज वहां पर केन नाला को भी वहां पर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। और उसकी वीडियो को आपने देखा होगा, कितनी अच्छी चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर कि यूपी कैंप लोगो डिजाइन की जो प्रतियोगिता हुई थी, उनके विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी यहां पे इस अवसर पर सम्मानित किया गया। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूंगा कि ग्राम प्रधानों का दायित्व है या नगर निकायों के चेयरमैन या महापौर का दायित्व बनता है कि जो भी इन क्षेत्रों में हमारे पास तालाब हैं, पोखर हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इनको हम संरक्षित करें, इनको अपनी ग्राम पंचायत का हिस्सा बनाएं, नगर निकाय का हिस्सा बनाएं। अमृत सरोवर के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव सरोवर हर एक ग्राम पंचायत में स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को हाथ में लिया था। एक पेड़ मां का नाम हम उसमें स्थापित करवाएं। कुओं को संरक्षित करना, उनको सुरक्षित करना, बावड़ियों को फिर से पुनर्जीवित करना, जल संरक्षण के आधार अमृत सरोवर की सफाई के कार्यक्रम के साथ जुड़ना, अवैध कब्जा न हो, नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध अतिक्रमण न हो, यह भी हमें देखना। आपने देखा होगा कोकरेल में जो अवैध कब्जा था हम लोगों ने हटाया। आज वहां पे सौमित्र वन कितना शानदार बने। अभी मैं कोकरेल जा रहा था और कितना शानदार दिखाई दे रहा था। यानी लखनऊ की जो सबसे शानदार प्राकृतिक दृश्य हो सकता उसमें से एक सौमित्र वन भी है कोकरेल के किनारे। नहीं तो वहां कब्जे हो रखे थे, हर किसी का कब्जा। तो उन भूमाफियाओं से भी हमें सजग रहना होगा, उन वन माफियाओं से भी हमें सजग रहना होगा जो अवैध कटान करते हैं,
उन स्मगलरों से भी हमें सचेत रहना पड़ेगा जो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन माफिया से भी हमें सचेत रहना होगा जो इल्लीगल माइनिंग करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उन सभी लोगों से भी जो कुओं को, बावड़ियों को नुकसान पहुंचा करके या जल के किसी स्रोत को नुकसान पहुंचाते हैं, एक सजग नागरिक के रूप में, एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि हम मातृभूमि के प्रति इन दायित्वों का निर्वहन करें। आज के इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, एक पेड़ मां के नाम, आप सबसे और पूरे प्रदेशवासियों से मैं अपील करूंगा कि आज तो आप एक पेड़ मां के नाम लगाए ही। यह अभियान हमारा आगे बढ़ेगा। बरसात होगी, वन महोत्सव के अवसर पर जुलाई मास में एक दिन, एक तिथि तय होगी। उस तिथि के दिन, उस तिथि को के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में एक दिन में हम लोगों को 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने हैं और उस कार्य, उसकी पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क हमारा